वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। जी हां, एमपी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव के लिए जोरदार संघर्ष हो रहा है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहां एक तरह से बीजेपी कांग्रेस आमने सामने के सीधे संघर्ष में है। मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें लेकर सरकार बनाई थी। इसके लिए उसने क्षेत्रीय पार्टियों और निर्दलीयों का सहयोग भी लिया, लेकिन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस नेता कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। एक बार फिर बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनाई। यह एक बहुत बड़ा उलटफेर था जिसे लेकर राजनीति गर्म हुई। विधानसभा चुनाव का रण फिर सज गया है। एक एक सीट के लिए घमासान है। सियासी दलों में आंतरिक असंतोष भी है, तो चुनावी रेवड़ियां भी खूब दबाकर बांटी जा रही है। वादों की झड़ी लगी है, गारंटी दी जा रही है, तो उपलब्धियां भी गिनाई जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जिन बड़े राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें मध्य प्रदेश की अपनी एक खास अहमियत है। आइए सबसे पहले आपको चुनाव संदर्भ में राज्य के बारे में कुछ जरूरी तथ्य बताते हैं। इसके तहत आपको राज्य में मतदाताओं की संख्या, सीट, नए मतदाता और पिछले दो चुनाव की स्थिति के बारे में बताना जरूरी समझते हैं। ऐसे समय जब राज्य में सियासी रण सजा हो, तब इन तथ्यों से अवगत होना भी जरूरी है। 2018 के चुनाव में राज्य में मध्य प्रदेश लगभग 5,03,94,000 मध्य प्रदेश के अंदर मतदाता थे। इनमें लगभग 2,63,00,000 पुरुष मतदाताओं की संख्या थी, जबकि 2,41,00,000 महिला मतदाता शामिल थी। इसमें सर्विस वोटर 62,175 थे। तब नए युवा मतदाता 10 से 12 लाख के आसपास थे। इस बार मध्य प्रदेश में 5,61,36,000 वोटर हैं। इनमें 75,304 वोटर पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे। पुरुष मतदाताओं में लगभग 2,88,00,000 पुरुष मतदाता है, जबकि लगभग 2,72,00,000 महिला मतदाता है। चुनाव आयोग का कहना है कि 22,36,000 युवाओं को पहली बार वोट करने का अवसर मिलेगा। युवा वोटरों का कुल प्रतिशत 2.68 है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है और युवाओं पर इसलिए सभी दलों का फोकस भी है। मध्य प्रदेश चुनाव में 2013 के चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला। शिवराज सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, जबकि 2018 में कांग्रेस ने दूसरे दलों और निर्दलीयों का सहयोग लेकर सरकार बनाई। कांग्रेस के पास बहुमत से 2 सीट कम थी। कांग्रेस के नेता कमलनाथ के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनी, लेकिन कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में खींचतान बनी रही। 15 महीने बाद ज्योतिरादित्य की बगावत के चलते सरकार गिर गई। आइए आपको बताते हैं कि 2013 और 18 में किस तरीके के नतीजे रहे। पहले आपको 2013 में 230 सीटों में बीजेपी को 165, लगभग 41% मत रहा। एक शानदार जीत हुई। कांग्रेस 58 सीटों पर 40% के लगभग मतदान रहा। बसपा 4 सीटें लेकर आई, 6.2% के लगभग, और अन्य 3 सीटें लेकर आए, जिसमें 5.3%। उसके उलट 2018 में स्थिति बीजेपी 109, कांग्रेस 114। देखिए, अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, कांटे का मुकाबला था उस वक्त भी। बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत थी। बसपा 2 सीट, सपा 1 सीट। जी हां, सपा का भी मध्य प्रदेश में खाता खुला था। और निर्दलीय 4 सीट। अभी ताजा स्थिति में अगर हम देखें तो बीजेपी 127 सीट, कांग्रेस 96 सीट, बसपा 2, एक बीजेपी में शामिल है, सपा 1, वो भी बीजेपी में शामिल है, निर्दलीय 4 है। तो आंकड़े जो बताते हैं मध्य प्रदेश के अंदर या तो बीजेपी रही है या बीजेपी का जो मुकाबला है वो बड़ा कड़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा जीत हुई हो। और पिछली बार कांग्रेस को बड़ा झटका भी लगा। चुनाव में जीते हुए निर्दलीय प्रत्याशियों की अपनी खास भूमिका होती है, खासकर 2 बड़ी पार्टियों में सत्ता के लिए सीटों का बहुत मामूली अंतर जब हो। कई बार असंतुष्ट टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और अपने दम पर चुनाव जीत जाते हैं। कई बार निर्दलीय प्रत्याशियों का मत किसी दूसरे प्रत्याशियों की हार जीत के कारण बन जाता है। कई बार निर्दलीय अपनी संख्या से कई बार किसी सियासी पार्टी की सरकार बनाने में भी मदद कर देते हैं। मध्य प्रदेश के पिछले 2 चुनाव के आंकड़ों को देखें तो निर्दलीय विधायकों की जो संख्या है उसका हम आकलन कर सकते हैं। 2013 में मध्य प्रदेश में 1,090 उम्मीदवार चुनाव में लड़े, जिसमें 3 उम्मीदवार चुनाव जीते। 1,076 की जमानत जब्त हुई। निर्दलीय प्रत्याशियों को मिले मत 5.38%। निर्दलियों में लिहोर से सुरेश सियोनी से, दिनेश राय ठंडला से कला सिंह चुनाव जीते। 2018 में मध्य प्रदेश में 1,094 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इनमें 4 निर्दलियों ने चुनाव जीता, जिसमें
वारासमनी से प्रदीप गुड्डू, सुसनेर से विक्रम राणा, बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह, भगवानपुर से केदार शामिल है। इनमें सुसनेर से विक्रम ने 27,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। 1074 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। निर्दलीय प्रत्याशियों को 5.8% मत इस बार हासिल हुए थे। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, वैसे पहले कांग्रेस और जनसंघ का मुकाबला होता रहा है, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी लड़ती रही हैं, लेकिन 70 के दशक के बाद, आपातकाल के बाद, यह मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में सिमट गया। बीच बीच में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे दल उभरे और फिर आंतरिक कलह में वो दल टूट भी गए। यूपी से सटे इलाकों में सपा और बसपा की नजर रहती है। यूपी की पार्टियां यहाँ चुनाव में उतरी हैं और 1-2 सीटें पाकर संतुष्ट रही हैं। 2013 के चुनाव में क्षेत्रीय दलों को केवल 3 सीट मिली। राज्य के चुनाव में कुछ दूसरे क्षेत्रीय दलों ने अपनी उपस्थिति दिखाई, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। तो यहाँ सीधा सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का रहता है। हाँ, ये जरूर है, बहुजन समाज पार्टी को 4 सीटें मिली, जिसमें दिमनी, अंबाह, मनगांव, रायगांव की सीटें शामिल हैं। 2013 में बसपा ने दिमानी, अंबाह, मनगांव, रायगांव की सीटें जीती। 2013 में 33 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर केवल 3,000 से कम रहा। ऐसी 33 सीटों में 18 सीटें बीजेपी ने जीती, 12 कांग्रेस ने और 1 पर निर्दलीय और 1 बीएसपी को मिली। यानी छोटी पार्टियों का महत्व तो बना हुआ है, लेकिन वो महत्व उतना ही है कि वो गणित बिगाड़ने में माहिर साबित होते हैं। देव लाताब की सीट पर एसपी प्रत्याशियों की वजह से बीएसपी हारी, बीजेपी जीती। विजयपुर में बीएसपी प्रत्याशी ने 35,628 वोट बटोरे, परिणाम बीजेपी जीत गई। 2018 में 30 सीटों पर उम्मीदवारों की जीत का अंतर 3,000 से कम रहा। ऐसी सीटों पर कांग्रेस 15 और बीजेपी 14, यानी कि यहां पर भी मुकाबला कांटे का रहा और बीएसपी को 1 सीट मिली। क्षेत्रीय दल और निर्दलीय की वजह से यहां पर भी यह मामला उलटफेर वाला बना हुआ रहा। 2018 में बसपा ने भिंड पथरिया सीट हासिल की, सपा को विजावर सीट पर जीत मिली। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, IMI, भारतीय राष्ट्रवादी शांत पार्टी, जयलोक और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे दल भी चुनाव लड़े। ग्वालियर दक्षिण की सीट पर बीएसपी ने 3,098 मत हासिल किए, वहां कांग्रेस जीत गई। मध्य ग्वालियर ग्रामीण की सीट पर आम आदमी पार्टी की वजह से बीएसपी को नुकसान हुआ। बीना की सीट पर आरपीआई कैंडिडेट ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। ऐसी बहुत सारी जगह हैं कि जहां पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो निर्दलीय लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस का गणित भी बिगाड़ा और भारतीय जनता पार्टी का गणित भी बिगाड़ा। तो मध्य प्रदेश बड़ा अहम रहा है। वहां भले ही मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का हो, लेकिन निर्दलीय और क्षेत्रीय दल कुछ ना कुछ गणित बिगाड़ने का जो काम है वो हमेशा करते रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां सीएम के पद पर रह चुके प्रत्याशी या उनके परिजन चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कुछ राजघरानों के लोग भी चुनाव मैदान में हैं। हालांकि इस बार शिवपुरी से जीतकर आई यशोधरा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बुधनी, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का गढ़ है। ये मध्य प्रदेश में सिरोही जिले की सीट है। कांग्रेस ने इस सीट पर हनुमान का अभिनय करने वाले विक्रम मस्तान को टिकट दिया है। 1957 में बनी यह सीट सीहोर जिले की सीट। कुल मतदाता अगर इसमें देखें तो 2,45,049 हैं और शिवराज सिंह चौहान का 2003 से कब्जा है। कांग्रेस ने विक्रम मस्ताल और सपा ने बाबा मिर्ची को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, आदिवासी, राजभर, मुस्लिम, पवार, किरार, यादव आदि बहुत सारे लोग जो जातियां हैं वो शामिल हैं। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी के तहत किरार जाति से आते हैं। वहीं अगर हम बात करें छिंदवाड़ा की, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 2019 के उपचुनाव में ये सीट जीते थे। यह कमलनाथ का गृह क्षेत्र है। वे 9 बार यहां से सांसद चुनकर आए थे। 2013 में इस सीट पर बीजेपी जीती थी। वहीं कमलनाथ के जो बेटे हैं नकुलनाथ, छिंदवाड़ा की सीट पर वो भी चुनाव लड़ चुके हैं और वो भी जीत चुके हैं। कमलनाथ दूसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 15 साल के वनवास से लौटी कांग्रेस को सत्ता में मिली तो कमलनाथ इस सीट पर उपचुनाव जीते। कांग्रेस के जीते प्रत्याशी दीपक सक्सेना ने इस सीट को खाली किया था। छिंदवाड़ा की सीट को कमलनाथ का अभेद किला माना जाता है। बीजेपी की कोशिश इस दुर्ग को ढाने की हमेशा रही है। गौर करने लायक बात यह भी है कि छिंदवाड़ा संसदीय सीट से 12 में से 11 बार कमलनाथ या उनके परिवार का कोई व्यक्ति सांसद चुना गया है। छिंदवाड़ा महापौर के साथ साथ निकाय पर कांग्रेस का विजय। छिंदवाड़ा में कांग्रेस का प्रभाव इस तरह से है कि 1977 में लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इस सीट को बचाया था। मतलब कमलनाथ का जादू यहां पर हमेशा चलता रहा है। 2019 में जहां पूरे राज्य में मोदी लहर चली, केवल यही सीट कांग्रेस ने बचाई। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र की
सातों विधानसभा सीट कांग्रेस के पास है। कमलनाथ का प्रभाव इस क्षेत्र में बड़ा है। बीजेपी कांग्रेस के इस दुर्ग को छीनने में पूरी ताकत लगाती रही है। इसी संसदीय क्षेत्र की छिंदवाड़ा में कमलनाथ एक बार फिर मैदान में है। मुख्यमंत्री के चेहरे रहे हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बड़ा झटका उन्होंने खाया था, तो कसक बाकी है। छिंदवाड़ा विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस बारी बारी जीतते रहे हैं। यहां एसटी और ओबीसी वोटर्स का प्रभाव है। छिंदवाड़ा में 75% आबादी ग्रामीण है। आदिवासी मजदूर भी बड़ी संख्या में यहां कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम करते हैं। यहां जीजेपी और बीएसपी भी चुनाव लड़ती है, लेकिन उनका खास प्रभाव नहीं रहता। बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को फिर से प्रत्याशी बनाया है। दिमनी बड़ी महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए मुरैना जिले की सीट पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को चुनाव मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला वर्तमान विधायक रविंदर तोमर से होगा। बीएसपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा करके मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। दिमनी सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। इस सीट में 2,15,000 प्रत्याशी, जिसमें राजपूत सबसे ज्यादा 60,000 के आसपास है। ब्राह्मण भी अच्छी संख्या में यहां पर है। इस सीट में 2,15,000 के लगभग मतदाता हैं, जिसमें राजपूत सबसे ज्यादा हैं, फिर ब्राह्मण भी अच्छे खासे हैं। उसके अलावा तोमर बाहुल्य, क्योंकि ये क्षेत्र माना जाता है, तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री को चुनाव मैदान में उतारने की एक वजह यह भी है कि ये बीजेपी के प्रभाव वाली सीट रही है, लेकिन 13 साल से बीजेपी यहां जीती नहीं है। 2018 में अच्छा मतदान हुआ। यहां 70% मतदान होता है। इस हॉट सीट पर कांग्रेस के रविंदर तोमर मैदान में है। अब बात करते हैं नरसिंहपुर सीट की। यहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चुनाव मैदान में है। इस समय में दमोह के सांसद भी हैं। प्रहलाद पटेल वाजपेयी सरकार में भी कोयला मंत्री रह चुके हैं। वे 5 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। मतलब यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव को बहुत अलग तरीके से लड़ रही है। अपने सांसदों को, भारी भरकम सांसदों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने यहां लोधी और मुस्लिम वोट के प्रभाव को देखते हुए लाखन सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया है। नरसिंहपुर जिले की सीट, इस सीट में 2013 और 2018 में बीजेपी के जालम सिंह पटेल ने जीत हासिल की थी। यहां 2,07,000 के लगभग मतदाता हैं। 2018 में 51% वोट पड़े थे। ब्राह्मण पटेल बाहुल्य, एसटी एससी भी यहां बड़ी संख्या में है। कांग्रेस ने लखन सिंह पटेल को टिकट दिया है। एक और सीट बड़ी महत्वपूर्ण, जहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया है। जी हां, फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्र में सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे हैं। वे 1990 में भी चुनाव जीत चुके हैं। पिछले चुनाव में यहां बीजेपी हार गई थी। बीजेपी की दूसरी सूची चौंकाने वाले रही है। इसमें केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री कुलस्ते का नाम शामिल किया गया। 1990 में जब बीजेपी ने यहां से चुनाव लड़ा तो फग्गन सिंह कुलस्ते को ही प्रत्याशी बनाया था। यह सीट मांडला जिले की है। 2018 में कांग्रेस इस सीट पर जीती थी। डॉक्टर अशोक मर्सकोले ने 91,007 लगभग 47% मत लेकर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने फग्गन सिंह कुलस्ते को डार्क हॉर्स के रूप में प्रोजेक्ट किया है। फग्गन सिंह कुलस्ते मांडला सीट से सांसद हैं। 33 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। फग्गन सिंह 6 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। अब बात करते हैं इंदौर वन की। बीजेपी ने अपने महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर वन सीट पर प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस ने उनके सामने संजय शुक्ला को प्रत्याशी बनाया। कैलाश विजयवर्गीय का एक पैतृक क्षेत्र है और लगभग 10 साल बाद कैलाश विजयवर्गीय को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया। 3,64,000 मतदाताओं वाली सीट पर ब्राह्मण यादव समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। खास बात यह है कि दोनों प्रत्याशियों के आपस के जो संबंध है वो बड़े मधुर है। उसको लेकर लगातार चर्चाएं भी रही हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सीट है दतिया। दतिया से राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा 2008 से चुनाव जीत रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के अवधेश नायक को टिकट दिया गया। दतिया में नरोत्तम मिश्रा ने हैट्रिक बनाई। एक सीट और, राघोगढ़। गुना जिले की राघोगढ़ सीट पर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को मैदान में उतारा है। जयवर्धन सिंह 2018 का चुनाव 46,600 मतों से जीत चुके हैं। इस सीट को हाई प्रोफाइल सीट भी कहा जाता है। बीजेपी ने हरेंद्र सिंह बंटी को टिकट दिया है। राघोगढ़ दिग्गी राजा कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाला क्षेत्र है। गुना जिले की सीट 1977 में दिग्विजय सिंह पहली बार विधायक बने थे। इस सीट पर दिग्विजय सिंह के प्रभाव को खत्म करने शिवराज सिंह तक यहां पर चुनाव लड़ चुके हैं। अगर सीट की बात करें तो 2,03,424 मतदाता हैं। यहां पर एससी, धागड़, यादव, ब्राह्मण समुदाय के लोग काफी हैं। चुरट सीट की बात करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। यह क्षेत्र कभी अर्जुन सिंह का गढ़ माना जाता था। कई घटनाओं के लिए यह सीट देश भर में चर्चित रही है। यहां पर अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह विधायक रह चुके हैं।
और कांग्रेस ने एक बार फिर उन्हीं पर दांव खेला है, क्योंकि पिछली बार अजय सिंह 2018 का जो चुनाव है वे हार गए थे। बीजेपी के शरदेंदु तिवारी ने उन्हें पराजित किया था। एक बार फिर दोनों में कड़ा मुकाबला है। चुरट से अजय सिंह 6 बार विधायक रहे हैं। अजय सिंह कैबिनेट मंत्री रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, लेकिन 2018 में बीजेपी ने इस गढ़ को ढहा था, तब सुरेंदु तिवारी ने यह सीट छीन ली थी। बात करते हैं शिवपुरी की। यह सीट ग्वालियर के पूर्व शाही परिवार के सदस्यों की पारंपरिक सीट मानी जाती रही है। युवा कल्याण तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया यहां से चुने गई थी, लेकिन इस बार उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इस सीट पर अब बीजेपी के देवेंद्र सिंह और कांग्रेस के केपी सिंह का मुकाबला होगा। केपी सिंह पिछोर के विधायक हैं, लेकिन उनकी सीट बदल दी गई है। यह सीट शाही प्रभाव की परंपरागत सीट मानी जाती रही है। यह सीट चंबल क्षेत्र में आती है। अगर यहां बात करें तो लगभग 2,30,818 के लगभग वोटर हैं जो मतदाता हैं, और 1980 और 1985 में सीट पर माधवराव सिंधिया के करीबी रहे गणेश गौतम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद राजघराने के सदस्य की बीजेपी के टिकट पर एंट्री हुई। पिछले 6 बार से यशोधरा राजे विधायक चुने गए। जब यशोधरा राजे सांसद बनी तो बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार को यहां जीत मिली। यह मध्य प्रदेश की उन सीटों में है जहां जातीय समीकरण गुना भाग कोई मायने नहीं रखता। आइए बताते हैं कि मध्य प्रदेश किस तरह अलग अलग इलाकों में बटा हुआ है। इसके तहत 6 प्रमुख क्षेत्र आते हैं। इनकी अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान है और सियासत है। मालवा मध्य प्रदेश की उपजाऊ भूमि है। महाकवि कालिदास के लिए भूमि जानी जाती। धार, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, नीमच, देवास जैसे शहर मालवा के तहत आते हैं। मध्य प्रदेश के 6 इलाकों में निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल और चंबल क्षेत्र शामिल है। मालवा निमाड़ राज्य के पश्चिमांचल में स्थित है। नर्मदा इसके मध्य में बहती है। एक ओर सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं तो दूसरी ओर विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं हैं। मालवा निवाड़ में 66 विधानसभा सीट आती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। गौरतलब है कि इससे पहले के चुनाव में 2013 में बीजेपी ने 57 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के इससे केवल 9 सीट आई। मतलब कि अगर देखा जाए तो यह गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 35 सीटें जीतकर बड़ी सफलता हासिल की। बीजेपी केवल 28 सीटें जीत पाई, यानी कि गढ़ में सेंध लगी। मालवा निवाड़ की आदिवासी बहुल 22 सीटों पर कांग्रेस ने 14 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी 6 सीट ही मात्र जीत पाई थी। 22 एसटी सीटों पर कांग्रेस ने 14 सीटें जीती, जबकि बीजेपी केवल 7 सीटें जीत सकी। 2018 में मालवा निवाड़ क्षेत्र आदिवासियों का झुकाव जो है वो कांग्रेस के लिए था। कांग्रेस और बीजेपी ने यहां वादों आश्वासनों का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी ने बिरसा मुंडा योजना, मामा आर्थिक कल्याण योजना शुरू की। बिरसा मुंडा की जयंती पर सरकारी अवकाश भी घोषित किया गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति नाम दिया गया। कांग्रेस ने कृषि न्याय योजना का नारा दिया। किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर सिंचाई पंप, मुफ्त बिजली, किसानों की कर्जा माफी तक के वादे किए गए। बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश के 5 जिले दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, पन्ना इसमें शामिल है। बुंदेलखंड की अपनी संस्कृति है। बुंदेलखंड ऐतिहासिक घटनाओं के लिए जाना जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आलाउदल की कहानी यहां अमर है। राजा छत्रसाल विद्यापति चंदेल का यह क्षेत्र रहा है। बुंदेलों की अपनी एक गाथा है, लेकिन आजादी के बाद भी यह क्षेत्र पिछड़ा रहा है। यूपी की सियासत में भी इसका वर्चस्व ज्यादा नहीं रहा। पानी की कमी यहां रही है, पलायन भी समस्या है। चंदेरी, पन्ना, छतरपुर के लिए बुंदेलखंड हमेशा चर्चित रहा है। बुंदेलखंड में 26 सीटें आती हैं। 2013 में बीजेपी को बम्पर 22 सीटें मिली थी। कांग्रेस मात्र 4 सीटें हासिल कर पाई थी। 2018 में बीजेपी को क्षेत्र से 15 सीटें हासिल हुई थी, 9 सीट कांग्रेस को मिली थी। यानी कि यहां पर भी बीजेपी का गढ़ है। कहीं ना कहीं लोग बीजेपी को पसंद करते रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस की कोशिश है कि इस जगह पर भी सेंध मारी जाए। इस इलाके में सपा और बसपा भी अपना आधार बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति की झलक कहीं ना कहीं यहां पर दिखती है। 2018 में सपा बसपा को 1-1 सीट भी हासिल हुई थी। सपा उम्मीदवार बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो कांग्रेस ने धीरे धीरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया है। बीजेपी में बुंदेलखंड पैकेज, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, केन बेतवालिंग परियोजना को लाकर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की है। अगर हम देखें आदिवासी मतदाताओं को भी यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दोनों चाहते हैं कि ये जो वोटर है वो हमारे पास आए। शिवराज सरकार के 4 मंत्री लगभग इसी क्षेत्र से आते हैं। कांग्रेस यहाँ की गरीबी, पिछड़ेपन और रोजगार को मुद्दा बनाती है। यहाँ ब्राह्मण मतदाता, ओबीसी मतदाताओं का प्रभाव है, खासकर यादव भी यहाँ पर है।
अगर हम देखें महाकौशल को, मध्य प्रदेश का दक्षिण क्षेत्र है, ये क्षेत्र नर्मदा नदी के किनारे स्थापित है। महाकौशल में भेड़ाघाट का विहंगम जलप्रपात है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, डिडोरी, नरसिंहपुर जैसे स्थान इस क्षेत्र में आते हैं। सियासत के रूप में इस क्षेत्र का काफी प्रभाव रहा है। महाकौशल क्षेत्र को सत्ता की चाबी कहा जाता है। मतलब कि यह क्षेत्र ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि जो यहां से ज्यादा सीटें जीत कर आएगा वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगा। यहां बीजेपी कांग्रेस दोनों अपना अपना प्रभाव रखते हैं। महाकौशल में 38 सीटें आती हैं। 2013 में इसके ठीक विपरीत बीजेपी को 24 और कांग्रेस को 13 सीट मिले थे। पिछली बार कांग्रेस को सत्ता में लाने में महाकौशल क्षेत्र का अच्छा खासा योगदान रहा। 2018 में कांग्रेस को 24 और बीजेपी को 13 सीट मिली थी। यहां से हमेशा नतीजे जो है चौंकाने वाले रहे हैं। यहां आदिवासी मतदाता भी चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। 2018 में इस क्षेत्र की 13 आदिवासी सीटों में कांग्रेस ने 11 और बीजेपी ने 2 सीटें जीती। इस क्षेत्र का अपना एक अलग महत्व है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसी क्षेत्र से लाडली बहन योजना की शुरुआत की तो प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार का अभियान इसी क्षेत्र से शुरू किया। ग्वालियर चंबल का क्षेत्र कई सियासी राजनीतिक घटनाओं का केंद्र रहा है। आजादी की लड़ाई में इसका खासा महत्व है। ग्वालियर शहर का सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र रहा है। गुना, शिवपुरी, मुरैना, अशोकनगर जैसे क्षेत्र इसमें जुड़े हैं। इस क्षेत्र में 34 सीटें आती हैं। 2013 में बीजेपी ने यहां 20 सीटें निकाली थी। 2018 में एट्रोसिटी एक्ट और आरक्षण के सवाल सुलझने का खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। इस बार बीजेपी को 7 सीटों पर ही वहां पर संतोष करना पड़ा था, लेकिन इसका विपरीत असर हुआ। ग्वालियर चंबल के 8 जिलों की 34 सीटों पर बीजेपी को अगर देखा जाए तो लगभग 13 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। 2018 में कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी ने पिछली बार मुरैना की 4 सीट जीती थी जो 2018 में छिन गई। भिंड की 5 में से 3 सीट कांग्रेस को मिली थी और ग्वालियर में बीजेपी को कड़ा झटका लगा। 6 में 5 सीटें कांग्रेस को। शिवपुरी की 5 में 3 सीटें कांग्रेस के पास गई। ग्वालियर चंबल संभाग में कर्मचारी वर्ग का काफी प्रभाव रहता है। बघेलखंड का अपना प्राचीन इतिहास रहा है। नागपंथ और कबीरपंथ का यहाँ प्रभाव रहा है। ये इलाका मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में है। सतना, रीवा, सीधी, शहडोल इसी इलाके में आते हैं। बघेलखंड में राज्य के 7 जिले आते हैं, लेकिन पृथक प्रदेश की मांग करने वाले इसमें 12 जिलों को शामिल अगर हम करें। इस क्षेत्र में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपनगर जिले शामिल हैं। इस क्षेत्र में विधानसभा की 30 सीटें आती हैं। 2013 में बीजेपी को यहाँ बढ़त मिली थी। बीजेपी ने 17 सीटें और कांग्रेस ने 11 सीटें हासिल की थी। बसपा को भी 2 सीट मिली। बसपा का असर है। पिछले 6 चुनाव में जिन 24 सीटों को बसपा ने राज्यों में जीता है उनमें 10 इसी विंध्य यानी बघेलखंड क्षेत्र की हैं। 2018 में बीजेपी ने यहाँ 24 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस केवल 6 सीट जीत पाई। इस बार भी जोरदार मुकाबला होने की उम्मीद है। कांटे की टक्कर चल रही है। सपा भी यहाँ अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रही है। उसके अलावा यहाँ एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है कि यहाँ आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली मेयर सीट जीती है। इससे आपको भी यहाँ उम्मीद है कि इस बार खाता खुल जाए। गौर करने लायक बात यह भी है कि विंध्य क्षेत्र में 3 बार बसपा सांसद भी चुना गया है। संसद में राजनीति में महिला आरक्षण पर जोरदार बहस चली है, लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव में महिलाओं के लिए चुनाव लड़ने के इतने अवसर नहीं आ पाए। महिला कैंडिडेटों के लिए ज्यादा उदारता नहीं दिखाई है। 2013 में 181 महिला प्रत्याशी चुनाव लड़े थे। इनमें 29 महिला प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधायक बनी। 2018 में बीजेपी ने 24 और कांग्रेस ने 27 महिलाओं को टिकट दिया था। इनमें 9 महिलाएं बीजेपी से और 8 कांग्रेस से चुनकर विधायक बनी। 1 सीट बसपा महिला प्रत्याशी ने जीती। 2023 में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने 15% से कम महिलाओं को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश में 48% महिला वोटर हैं। कांग्रेस ने 30 तो बीजेपी ने 28 महिलाओं को टिकट दिया है। कांग्रेस से लड़ रही 30 महिलाओं में 20 SC/ST कोटे की है, जबकि बीजेपी से चुनाव लड़ रही 28 महिलाओं में 12 SC/ST कोटे की है। सियासी दलों के अपने अपने मुद्दे हैं। इन मुद्दों को तराशा गया है। जहां कांग्रेस शिवराज सिंह सरकार को विफल बता रही है तो वहीं बीजेपी अपनी उपलब्धियों को गिना रही है। कांग्रेस के जो मुद्दे हैं वो रोजगार और महंगाई है। वहीं कांग्रेस को ऐसा भी लगता है कि लगातार सरकार रहने से कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसके पक्ष में माहौल नहीं है। कांग्रेस उसका भी फायदा लेना चाहती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने किसान आदिवासियों के हित के लिए काम नहीं किया है। वहीं बीजेपी के जो चुनाव का मुद्दा है, बीजेपी कहती है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि सहित किसानों के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं को मतदाताओं के सामने रखकर हम चुनाव में जा रहे हैं।
बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री योजना के तहत किसानों को साल में 4,000 रुपये दिए जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में 72.4% आबादी खेती किसानी पर निर्भर है, तो इसलिए किसानों पर दोनों दलों का फोकस है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गोधन योजना को लागू करने का वादा किया है। कांग्रेस ने किसानों के कर्ज को माफ करने की भी बात की है। वहीं बीजेपी राज्य में अपनी उपलब्धियों को बता रही है। बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास के काम हुए हैं, इसका फायदा हर वर्ग के लोगों को मिला है। बीजेपी को राज्य की बेटियों के लिए चलाई जा रही लाडली लक्ष्मी योजना से बहुत उम्मीद है, क्योंकि देखिए वहां पे किसान और महिला ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो हर किसी को लग रहा है कि अगर ये हमारी तरफ आ जाए तो हमारी जो नैया है वो पार हो जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने घोषणा पत्र में वादों की, आश्वासनों की झड़ी लगाई है। अगर हम मध्य प्रदेश की सियासी स्थिति को देखें तो अब इस राज्य की जो आर्थिक स्थिति और रोजगार पर्यटन के बारे में भी जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश की आर्थिकी कृषि पर आधारित है। मध्य प्रदेश की 72% लगभग जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। खाद्यान्न में देश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2021-22 में गेहूं 352 लाख टन उत्पादन किया, धान का 131 लाख टन उत्पादन किया। मध्य प्रदेश उन राज्यों में जिन्हें भारत सरकार की तरफ से लगातार 6 वर्ष तक सर्वश्रेष्ठ कृषि कर्मण अवार्ड मिला, ये वो राज्य है। सोयाबीन, मसूर, उड़द की दाल उत्पादन में भी यहाँ पहला स्थान है। कपास में आगे है। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश की आय में पर्यटन का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। लोनली प्लेनेट ने पर्यटन स्थलों की सूची में मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान दिया है। 2022 में देश विदेश के 3 करोड़ पर्यटक आए। 2021 में 2 करोड़ 55 लाख लोग मध्य प्रदेश आए। मतलब पर्यटन भी वहां पर एक बड़ा फैक्टर है। 2 साल में 60% पर्यटक बढ़े। मध्य प्रदेश में ग्वालियर किला, खजुराहो, शिवपुरी, कंदारिया, महादेव, पंचमढ़ी, उज्जैन, कान्हा नेशनल पार्क, बाघगढ़, जय विलास महल, तानसेन स्मारक, ओरछा शहर, चित्रकूट, पन्ना नेशनल पार्क, धार, इंदौर, मांडू, सांची, भीमबेटका जैसे कई स्थल हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। देश दुनिया में लोग मध्य प्रदेश के अंदर जाते हैं घूमने के लिए, बहुत कुछ है, और धर्म के लिए भी वहाँ बहुत कुछ है। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के चुनाव में जो सीधी कांटे की टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हर बार यहाँ पर जो चुनाव है कांटे का रहा है। हाँ, ये जरूर है कि निर्दलीय जरूर बहुत सारी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर सबका गणित गड़बड़ा देते हैं। इस बार भी देखने वाली बात ये होगी कि निर्दलीय कितने जीत कर आते हैं और इस बार का जो मुकाबला है वो किस ओर जाता है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है।